अरे बंटी बेटा ये 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक आई क्या? अच्छा इसको यहां रख दे। ये अपनी 12th क्लास की आ गई क्या? अच्छा अच्छा इसको ऊपर रख दे। हाँ वहां रख दे, वहां ठीक है। अकाउंट्स की आ गई क्या? इसको सामने। अरे बेटा जी वेलकम है जी, सब लोगों का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स में। मैं हूं आपका सानिध्य सर, इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। वेलकम है जी सबका। अभी आपने देखा कि आपके सानिध्य सर कितनी मेहनत कर रहे हैं चीजों को ऑर्गेनाइज करने में। क्यों? जब हर चीज टाइम पे चाहिए होगी तो मेरे लिए आसान होगा ये समझना कि इकोनॉमिक्स की बुक कहां रखी है, 11th की और 12th की, अकाउंट्स की कहां होगी, बिजनेस की कहां होगी, और बाकी सारे सब्जेक्ट की कहां होगी। इसीलिए चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है या अरेंज किया जाता है। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने देखा था बहुत सारे डेटा को आप कलेक्ट करते हो और अब उस डेटा को ऑर्गेनाइज करने का समय आ गया है। पर इससे पहले इस चीज का विशेष ध्यान दें, अगर आपको यह नहीं पता है और आपके दोस्तों को यह नहीं पता है कि स्टैटिस्टिक्स का वीडियो आ चुका है और आ रहे हैं, तो उन सब तक ये वीडियो पहुंचाओ जिसको डर लगता है स्टैटिस्टिक्स हमसे होगा ही नहीं, तुम्हारे अपने सानिध्य सर करवा रहे। भाई कैसे नहीं होगा? चलो जी, विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स गो इनटू द चैप्टर। सबसे पहले समझते हैं हमने अभी तक देखा क्या। बेटा डेटा को जब कलेक्ट किया जाता है ना तो वो बहुत ही रॉ फॉर्म में होता है, बहुत ही अनक्लासिफाइड, बिल्कुल भी अरेंज नहीं होता। आपने किसी से कुछ पूछा, उससे इसका डेटा लेके आए, किसी और ने किसी और से पूछा, कुछ डेटा लेके आए, और पूरे जब देश का डेटा लेके आते हो तो बस अब पड़ा रहता है। कभी किसी की कोई से शहर का डेटा वहां पड़ा है, कोई से स्टेट का डेटा वहां पड़ा है, सब अलग अलग जगह फैला हुआ है। अब बारी आ गई है उसको अरेंज करने की। क्यों? क्योंकि जब किसी चीज को समझना होगा ना, जब हमें देखना होगा कि कौन से राज्य में, कौन से देश के, कौन से शहर के अंदर आपके कितने मेल्स कितने फीमेल रहते हैं, कितने बच्चे रहते हैं, तो आपको चीजों को क्लासिफाई करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाएगी, आप चीजों को बेहतर समझ पाओगे। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जो है उसका मतलब ये होता है कि आप चीजों को अरेंज करो जिससे कि आप चीजों को बेहतर अंडरस्टैंड कर सको और फर्दर उसको प्रोसेस कर सको या इंटरप्रेट कर सको, किसी और को समझा सको। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा किया जाता है। अब इस जगह देखो, तुम्हें कोई फाइल ढूंढनी हो कितना मुश्किल होगा, यहां पर देखो कितनी आसानी से मिल जाएगी। आपकी रैंकिंग डली हुई है, नाम डला हुआ है। तुमने कभी मेडिकल शॉप पे गए हो? मेडिकल शॉप पे देखना कितने ध्यान से वो अरेंज करते हैं दवाइयों को। हर एक जगह का ना उसका नाम होता है। ए सेक्शन की दवाइयां ऊपर होंगी, बी की अलग, सी की अलग, डी की अलग, हर एक सेक्शन बना होता है, रेडी होता है। ठीक है, चलो जी अब आते हैं, देखते हैं क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आप अरेंज कर रहे हो चीजों को, एक ऐसा प्रोसेस कि आप सारे डेटा को अरेंज कर रहे हो किस फॉर्म में, सीक्वेंस के फॉर्म में या ग्रुप के फॉर्म में। सर आप ये सीक्वेंस और ग्रुप बनाओगे कैसे? कुछ कॉमन कैरेक्टर होना चाहिए। कॉमन कैरेक्टर क्या? फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं स्कूल के, अब मुझे इनको डिवाइड करना है छोटे छोटे कॉमन कैरेक्टर्स के बीच में, तो मैं क्या बोलूंगा? सारे 12th वाले बच्चे, 1000 बच्चे खड़े हैं सामने, सारे 12th वाले बच्चे आ जाओ, एक लाइन बनाओ इधर। ठीक है, सारे 11th वाले लाइन बनाओ इधर, सारे 10th वाले सीधी लाइन बनाओ। तो ये क्या हुआ? मैंने कॉमन कैरेक्टर्स के वजह से आप लोगों को क्लासिफाई कर दिया। इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें चीजों को समझना आसान हो जाता है जब आप चीजों को ढंग से अरेंज करने लग जाते हो। ठीक है, चलो जी, उनको सेपरेट करते हो कुछ डिफरेंट ग्रुप्स में या क्लासेस के अंदर, पर उनको जो क्लास होती है उनमें उन सबके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि 12वीं क्लास के बच्चे सारे के सारे 12वीं के होंगे, उस ग्रुप में सारे 12th पढ़ रहे होंगे। अब ध्यान से देखना, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके रिक्विजिट्स क्या है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किसी भी डेटा को अगर सिंपल तरीके से समझना हो और कंडेंस समझना हो, जैसे कि बेटा इतना सारा रॉ डेटा होगा, उसको मैं एक अगर शीट में प्रेजेंट कर दूं तो कितना आसान हो जाएगा मेरे लिए समझना, हाँ या ना? तो कंडेंस कर दो मास डेटा को, कि भैया आप बहुत सारा डेटा है उसको क्रस्ट करके बता दो मुझे, हाँ या ना? और सिंप्लीफाई कर दो समझने के लिए। मैं हर एक पन्ना नहीं पढ़ सकता, मैं देश की पॉपुलेशन निकालने के लिए हर एक आदमी को मेरे को नहीं पढ़ना है, मेरे को तो टोटल बता दो, एक शहर में कितना है, दूसरे शहर में कितना है, और सबका टोटल करके मैं देश की पॉपुलेशन बताना चाहता हूं। फिर देखो, एक्सप्लेन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। क्लासिफिकेशन क्या बताता है कि जो सिमिलर चीजें उसको एक ग्रुप में कर दो, जो उनसे अलग चीजें उसको दूसरे ग्रुप में कर दो। तो ये चीज के भी बारे में बताता है कि भैया देखो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग में 11th वाले अलग हैं, 12th वाले अलग हैं, तो सिमिलैरिटी हो गई सारे 11th वाले एक साथ, डिसिमिलैरिटी मतलब 11th अलग 12th अलग, हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, अब कंपेयर भी तो करना होगा, इसीलिए 11th क्लास में काफी सारे सेक्शंस भी होते हैं।
सेक्शन ए बी सी डी, अलग अलग सेक्शन से आपको कंपेयर किया जाता है कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर आता है क्या, रिलेशनशिप देखना हो कि भैया इनकम और एजुकेशन का रिलेशनशिप कैसे होता है। अब जैसे कि मान लो मुझे अगर देखना हो कि इनकम कैसे बढ़ रही है लोगों की, तो मैं एजुकेशन का डेटा ले सकता हूं ना साथ में, कि कितने लोग पढ़े, उसकी वजह से कितने लोग कमा रहे हैं, उसका रिलेशनशिप देखा जा सकता है, ठीक है। फिर देखो अगर आपको टेबल्स फॉर्म करने हैं तो आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अगर आपको एक मेंटल पिक्चर तैयार करनी है, बेटा अगर मैं बहुत सारी फाइलें आपके सामने रख दूं और सामने बस एक टेबल दिखा दूं, एक ऐसा एक हायरार्की दिखा दूं, आपको वो चीज आसानी से याद होगी। एक पूरा फाइल आप याद नहीं कर सकते, ठीक है। चिट्टी रोबोट नहीं हो कि ऐसा ऐसा पन्ना घुमाया, ऐसे किताब सामने आंखों के घुमाई, 5 मिनट में तैयार, ठीक है। रेक्विजिट्स क्या है एक अच्छे क्लासिफिकेशन के, सबसे पहले आपके गोल से सूटेबल होना चाहिए, जो आपका एम है उससे रिलायबल होना चाहिए, उससे मेल खाना चाहिए, तो ही आपका अच्छा एक क्या बन सकता है, क्लासिफिकेशन बन सकता है। दूसरा अनएम्बिक्वियस, मतलब कि अगर डेटा को देखने के बाद अगर आप स्टिल कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसा अच्छा डेटा नहीं होता, वो आप ढंग से क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो। ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दूसरी बात एग्जॉस्टिवनेस, एग्जॉस्टिवनेस का मतलब है बेटा कि हर एक यूनिट के पास अपनी एक जगह होनी चाहिए ग्रुप में, अगर वो जगह नहीं है तो मतलब क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं हुआ। हर किसी मतलब मानो ना स्कूल में 1 से लेकर 11th क्लास की जगह है, 12th के लिए है ही नहीं, तो क्या अच्छा क्लासिफिकेशन किया आपने, नहीं, सारी क्लासेस फुल हो गई 1 से लेकर 11th तक, 12th के लिए जगह ही नहीं है, तो आपने ढंग से क्लासिफाई नहीं किया, फिर है ना। फिर आता है फ्लेक्सिबल, आपका समय के साथ जब डेटा बदलता है तो वो इजीली फ्लेक्सिबल हो सके, अलग से क्लासिफिकेशन जो है अलग से हल्का हल्का सा फ्लेक्सिबल हो, बदला जा सके, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है भैया कि ओवरलैप ना करे कोई डेटा, हर एक को किसी यूनिट को उसकी एक अपनी जगह मिलनी चाहिए ग्रुप के अंदर, ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, जो आपने डिसाइड किया है क्लासिफिकेशन का तरीका वही होना चाहिए, वो बदले ना बार बार, वो आपके गोल के हिसाब से चलते रहना चाहिए। अब ध्यान से देखना, हमारे पास 4 तरह के मेथड है क्लासिफाई करने के। पहला ज्योग्राफिकल मेथड, दूसरा क्रोनोलॉजिकल मेथड, ये ना क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, ठीक है। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव के अंदर 2 है, सिंपल और मैनीफोल्ड, और क्वांटिटेटिव एक और मेथड है जिसके हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले देखो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिंपल है भाई, सिंपल, लोकेशन रीजन के बेसिस पे क्लासिफाई कर देना, उसे ही ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। नाम से ही समझ जाओ, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे अगर डिवाइड कर दोगे उसे हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ध्यान से देखो, ये पॉपुलेशन जो है थाउजेंड्स के अंदर है, मतलब अगर मैं इधर 3 0 और लगाऊं तो ये मेरा डेटा सही बता रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो ये 8,46 लाख लोग जो हैं वो आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन है, ये 2011 के हिसाब से, सोर्स के हिसाब से बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, इन सब की पॉपुलेशन के बेसिस पे हमने क्या किया, इनको क्लासिफाई कर दिया कि आंध्र प्रदेश की कितनी है, तमिलनाडु की कितनी है, राजस्थान की कितनी है, कर्नाटक, गुजरात की कितनी है। इसको जब स्टेट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हमने डिफरेंशिएट किया, क्लासिफाई किया, उसे हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, समझ आया। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखो, अच्छा इसको क्या कहते हैं, एक और चीज देख लो, स्पैटियल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। दूसरी चीज आती है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये क्या है, ध्यान से सुनना। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहता है कि टाइम पीरियड के बेसिस पे अगर आप किसी चीज को क्लासिफाई करते हो तो वो क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ध्यान से देखना, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011, हर एक सेंस में पॉपुलेशन कैसी है, कभी कम हो रही है या बढ़ती जा रही है। जो ये बढ़ती जा रही है किसके बेसिस में, हर 10 साल में आपको पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। तो जब आप डेकेड मतलब 10 साल, सालाना या मंथली अगर आप कोई क्लासिफिकेशन करते हो, समय के अंतर्गत आप समय को साथ लेकर चलो और उसको क्लासिफाई करो, उसे हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। समय के बेसिस पे क्लासिफाई किया है आपने, साल भर हो सकता है, मंथ हो सकता है, 10 साल का गैप हो सकता है, इन सब चीजों के बेसिस में। फिर आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कोई क्वालिटी को होल्ड करता है। सर क्या हो सकती है क्वालिटी, जैसे कि देखो ध्यान से आप लोग, कोई सेक्स मतलब जेंडर की बात हो रही है, ठीक है,
लिटरेसी रेट, रीजन, कास्ट, एजुकेशन, एजुकेशन एक क्वालिटी होती है, जेंडर, लिटरेसी, लिटरेसी एक क्वालिटी है कि भैया कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है। ऐसी क्वालिटी के बेसिस पे अगर आप किसी को क्लासिफाई करते हो कि पढ़े लिखे लोग इधर, अनपढ़ लोग इधर, उसे कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब ये दो प्रकार के हैं, एक है सिंपल। सिंपल में क्या है भैया, दो क्लासेस बनेंगी एक एट्रीब्यूट की। एक एट्रीब्यूट क्या है, पॉपुलेशन। दो क्लासेस क्या है, मेल और फीमेल। समझ आया कि पॉपुलेशन में कितने मेल है कितने फीमेल है। ये सिंपल आपका क्या होता है, क्लासिफिकेशन। क्वालिटी के ऊपर बेस किया है, जेंडर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे आपने इसको क्लासिफाई कर दिया। मैनीफोल्ड क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहां पे एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, उनके सब डिविडेंड्स हैं, सब डिविजन्स बने हुए हैं, और सब डिविजन्स के भी सब डिविजन्स हैं। आप ध्यान से देखो, when the facts are classified according to more than one attribute or when each class is subdivided into more than subclasses, सब क्लासेस के भी सब क्लासेस हैं, उसे हम मैनीफोल्ड कहते हैं। एग्जाम्पल से बेहतर समझ आता है, ध्यान से देखो, यहां रही स्टिल पॉपुलेशन, फिर हमने बांटा इनको मेल और फीमेल के आधार पे। अब कुछ पढ़े लिखे मेल होंगे, कुछ अनपढ़ मेल होंगे, कुछ पढ़ी लिखी फीमेल होंगी, कुछ अनपढ़ फीमेल होंगी। उन पढ़े लिखे में से कुछ हिंदू होंगे, कुछ नॉन हिंदू होंगे, कुछ अनपढ़ लोगों में से हिंदू होंगे, कुछ नॉन हिंदू होंगे, कुछ पढ़ी लिखी लड़कियों में से कुछ हिंदू वाली होंगी, कुछ नॉन हिंदू होंगी, कुछ अनपढ़ लड़कियों में हिंदू वाली होंगी, नॉन हिंदू वाली होंगी। समझ आ रहा है? इस बेसिस पे अगर आप क्लासिफाई करते हो तो इसे हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है जी, अब आ जाओ फटाक से क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो नंबर्स के फॉर्म में ना, तो और उसको क्लासिफाई कर रहे हो, ये आ गया आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे कि मान लो हाइट हो गई, वेट हो गया, इनकम के बेसिस पे अगर आपने किसी को क्लासिफाई किया है, खर्चों के बेसिस पे, प्रोडक्शन एंड सेल्स के बेसिस पे, तो आप बोल सकते हो इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नंबर्स जब आ जाते हैं, लोगों के देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, ये देखो 150, 130, 100, 120। ये एज ग्रुप क्या है, देखो यहां पे तो एज आ गया, यहां पे एक ऐसा नंबर है। हाइट हो सकती है, इनकम हो सकती है, ऐसी कुछ चीजों के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करोगे, क्या बोलोगे, इसको क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलोगे, जब नंबर्स में मेजर किया जाए। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो जी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब ध्यान से देखो क्या पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। ये क्या होता है बेटा, एक क्वांटिटी है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपको ये बताता है कि भैया हर एक इन्वेस्टिगेशन के साथ चेंज होता है। जैसे कि मान लो प्राइस, प्राइस बेटा चेंज होता जाएगा हर एक इन्वेस्टिगेशन के साथ। अब ध्यान से देखना, द डिफरेंस इन द वैल्यू मे बी विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल आइटम्स, प्लेसेस, टाइम एटसेट्रा। इन सब चीजों के साथ ये चेंज होता रहता है, और हर एक रेंज में जो ईच वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएट कहते हैं। अब ध्यान से देखो, हमारे पास है डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसको हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल भी कहते हैं। ये कहता क्या है, ये फाइनाइट वैल्यूज लेता है पूरी, या तो एग्जैक्ट वैल्यू लेता है, ठीक है, या तो ओनली एग्जैक्ट वैल्यू आएगी या फाइनाइट वैल्यू। जैसे कि आपके यहां पे देखो बच्चों का नंबर है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास एक भी बच्चे नहीं हैं, ऐसी 5 फैमिलीज हैं ये, ठीक है। एक बच्चे हैं परिवार में, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, 7 फैमिलीज हैं। कितने दो ऐसी परिवार हैं जिसमें 2 बच्चे हैं, ऐसे 25 फैमिलीज हैं। और कैसे ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें 3 बच्चे हैं फैमिली के अंदर, ऐसे 3 फैमिलीज हैं। अब बेटा एक बात बताओ, क्या ये फ्रैक्शनल हो सकता है? कभी भी नहीं। क्यों बेटा, 1.5 फैमिली क्या होती है, 2.5 फैमिली क्या होती है? कभी ले सकते हो इनको ऐसे? 2.5 आदमी क्या होता है, क्या होता है 2.5? मतलब एक मेरी हाइट का और एक ये इतना सा, ये 2.5 आदमी होता है क्या? हट, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये हमेशा फाइनाइट या एग्जैक्ट वैल्यू की होती है, इसमें फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं आते, इंटीग्रल नंबर्स नहीं आते। लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएबल जो होता है वो आपके पॉसिबल वैल्यूज जो कि इंटीग्रल हो सकती है या फ्रैक्शनल हो सकती हैं, उनको भी लेता है। कैसे? क्योंकि इनके पास एक रेंज होती है। रेंज क्या बेटा, 40 से 45 के केजी के वजन के अंदर कितने लोग आते हैं उसका नंबर निकाला है। अब हो सकता है ना कोई इंसान 42.65 केजीज का हो, हाँ या ना, तो ऐसे नंबर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब वो ये वाला व्यक्ति किसके अंदर आएगा, इस क्लास के अंदर आएगा, ठीक है, समझ आ रहा है, इस वाली रेंज में आएगा वो,
क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? ये बताता है हमें कंटीन्यूअस वेरिएबल, यहां पे आप क्या बोल सकते हो, फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आती हैं। क्लियर है? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रीट और वेरिएबल के बीच में डिफरेंस देखते हैं। बेटा ये क्या बात कर रहा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू की बात करता है, ये क्या बात करता है, पॉसिबल वैल्यूज जो कि फ्रैक्शनल भी हो सकती हैं। क्लियर? दूसरी बात देखो, ये कंप्लीट नंबर्स की बात करता है, ये फ्रैक्शंस की बात करता है, मतलब ये फ्रैक्शंस भी लेता है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकता, पर फ्रैक्शन वैल्यूज भी इंक्लूड करता है। यहां पे देखो, ये आप मेयरली काउंटिंग से ऑब्टेन कर सकते हो, ये डेटा काउंट करके कि कितने परिवार है जिनके पास 0 बच्चे हैं। अच्छा, 2 1 2 3 4 5 काउंटिंग करके कर सकते हो, लेकिन इसको तो मेजर करना पड़ेगा। भाई तुम्हारा वजन कितना है, मेजर करो फटाक से। अच्छा 42.1 केजी, ठीक है 42.1 केजी। तुम्हारा वजन कितना है? अच्छा 54 केजीज, 54.75 केजीज, ठीक है। तो आपको मेजर करना पड़ेगा ये। इसका एग्जांपल देख लो, क्या बोल सकते हो, एक क्लास के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये क्या बोल रहे हो, हर एक स्टूडेंट का एक इंडिविजुअल वेट बताओ, तो इसको मेजर करना पड़ेगा। ये तो अपन काउंट करके भी लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? सर एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं सिंपल भाषा में। अब ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है उसकी बात करता है। क्या बोलता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर्स, कितनी बार आ रही है। जैसे कि 20 स्टूडेंट्स का डेटा है हमारे पास, 20 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। आउट ऑफ देम 9 स्टूडेंट्स गॉट 70 मार्क्स। 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 70 बार 70 मार्क्स मिले, तो 9 इसकी क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 85 मार्क्स मिले, तो ये क्या हुई? 6 इसकी फ्रीक्वेंसी है। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 92 मार्क्स मिले, तो 5 क्या हुआ बेटा? ये फ्रीक्वेंसी है, तो 5 6 9 ये सब फ्रीक्वेंसी होती हैं। कितनी बार ये नंबर देखने को मिल रहा है, एक क्लास में बहुत लोगों के सेम नंबर्स भी होते हैं ना, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम्हें एग्जांपल से बताऊं तो तुम भैया सीधा सीधा देख सकते हो, ये नंबर, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 22। ये क्या बता रहा है कि भैया 40 से 45 के बीच में कितने लोग, या फिर ये देख लो, चलो ये देखो यहां कि ऐसे कितने, ये देखो ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितनी फैमिलीज हैं जिनमें 0 बच्चे हैं, तो ऐसी 5 फैमिलीज है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भैया? देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है टेबल इन विच द फ्रीक्वेंसीज एंड द एसोसिएटेड वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर रिटन साइड बाय साइड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी फ्रीक्वेंसी आप साइड बाय साइड लिखते हो एक इस टेबल के अंदर, उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है। सबसे प्यारी चीज, आप इसको लॉजिकल ऑर्डर में, किस ऑर्डर में? लॉजिकल ऑर्डर में जब इसको क्लासिफाई करते हो, इसे हम स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं। देखो साइज के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, कोई मेजर किया हो किसी चीज को आपने, हो सकता है बिना मेजर करे आपने उसको डाला हो, ये सब क्या होती है? स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है। लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है, कुछ लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। अब कुछ चीजों के बारे में देखते हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज हमारे पास 2 बेसिस में निकली हुई है, एक है बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एक है बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, इनके बेसिस पे ये चीजों को हम प्रेजेंट करते हैं। चलो जिसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा फटाक से चालू करें। अब देखो इसको जरा समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? टाइम सीरीज, स्पैटियल सीरीज, कंडीशनल सीरीज, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है। किसके बेसिस में? कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में। हमारे पास कंस्ट्रक्शन के बेसिस में 3 पॉइंट है। कौन कौन से? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब ध्यान से देखना, इनका क्लासिफिकेशन और होना बचा है। पहले इनको समझ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप कैसे डिफाइन कर रहे हो। बेटा सबसे पहले टाइम के बेसिस पे अगर आप डिफाइन कर रहे हो कि 10 साल, 1 साल, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, इसके बेसिस पे अगर आप डिफाइन करते हो कि भैया एक कंपनी का प्रॉफिट 3 महीने में कितना आया, साल भर में कितना आया, आधे साल में कितना आया, उस चीज को निकाल के लेके आओ, तो क्या होता है बेटा? ये टाइम सीरीज कहलाता है कि 6 महीने में पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई,
हर 6 महीने के इंटरवल पे अपन ने चेक किया, उसे हम टाइम सीरीज कहते हैं। यही आपने पढ़ा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, जो क्रोनोलॉजिकल सीरीज पढ़ के आए हो ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये वही तरह का होता है। ठीक है, मैंने आपको याद हो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में बताया था, उसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं, स्पैटियल सीरीज। मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करो, आंध्र प्रदेश की कितनी पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश की कितनी, तमिलनाडु की कितनी, केरला की कितनी, उसके बेसिस पे अगर आप अरेंज करो तो उसे आप स्पैटियल सीरीज कहते हो। ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे अगर कर रहे हो, ज्योग्राफिकल कंसीडरेशन कर रहे हो, तो आप इसको मानते हो। कंडीशनल सीरीज क्या होती है, बहुत ही सिंपल, अगर तुमने वेट के ऊपर तुमने क्लासिफाई कर दिया, तो ये कंडीशन है ना कि वेट्स के बेसिस पे आप क्लासिफाई करो, तो वेट क्या हुआ, एक कंडीशन हुआ, इसे हम कंडीशन सीरीज कहते हैं, और कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो दूसरी बात, अब आता है बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर एक और क्लासिफिकेशन, क्या, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल दो तरह का है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, कि आपने किसी चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट किया है, किसी चीज को अनऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट किया है। डिस्क्रीट सीरीज क्या है वो समझेंगे, और कंटिन्यूअस सीरीज हमारे पास कितने प्रकार की है उसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, क्या कहता है अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज देखो, इंडिविजुअल सीरीज रेफर करता है कि एक ऐसी सीरीज जिसमें आप सिंगलली आइटम को लिस्ट करते हो। ठीक है, आइटम्स जो लिस्ट हैं वो सिंगली लिस्टेड है, लिस्ट आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, दैट इज ईच आइटम इज गिवन सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। हर एक आइटम को सेपरेट मेजरमेंट दे रखा है, कैसे, ध्यान से देखना, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब है 10 लोग हैं, 10 बच्चे हैं, उन लोगों के मार्क्स जो हैं वो हमने यहां पे पटक दिए, 35, 40, 17, 42, 36, ऐसे बस रैंडमली पटक दिए। लेकिन अब मैं रोल नंबर के हिसाब से उसको मैनेज कर दूं, अरेंज कर दूं कि पहले रोल नंबर का कितने मार्क्स हैं, यहां पे देखो, मतलब मान लेते हैं दूसरे रोल नंबर के कितने मार्क्स हैं, तीसरे के कितने हैं, ऐसे ऑर्डर में अगर मैंने प्रेजेंट कर दिया तो वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड। क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। देखो, पहले रोल नंबर के 35 मार्क्स, दूसरे के 40, तीसरे के 38, चौथे के 17 और पांचवे के 25। इसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज सीरीज इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा। रॉ डेटा को अगर आप ऑर्डरली अरेंज कर दो उसे हम ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। चलो जी फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, चलो जी बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ध्यान से देखो डिस्क्रीट सीरीज के बारे में, देखो मैंने डिस्क्रीट वेरिएबल तुम्हें समझाया क्या होता है, वो फाइनाइट वैल्यू लेता है, एग्जैक्ट वैल्यू लेता है, फ्रैक्शनल वैल्यूज उसके अंदर नहीं आती। अब इसी चीज को मैं तुम्हें टेली मार्क्स के थ्रू अगर प्रेजेंट करके बताऊं फ्रीक्वेंसी को, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, 10 मार्क्स वाले कितने ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको 10 मार्क्स मिले, 7 स्टूडेंट्स हैं। अपन टेली में क्या करते थे, 1 2 3 4 5 1 2, बचपन में क्या करते थे ना, नंबर सीखने के लिए एक डंडा मतलब एक वैल्यू, दूसरा डंडा 2 वैल्यू, 3 4 5 को लाइन कट करते हैं तो वो 5 बन जाता है। सेम वे आप क्या कर सकते हो, जैसे 15 नंबर कितने लोगों को है, 9 लोगों को, तो कैसे निकाल सकते हो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये हो गया 9। तो ऐसे करते करते आप निकाल सकते हो, यही हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है टेली मार्क्स को यूज करते हुए, सिंपल और कुछ नहीं। इसके बाद देखोगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखो, वापस इस पे लेके आ गया हूं मैं आपको, एक कॉलम और बना लो, ये ठीक है, एक कॉलम और बना लो। अब देखना, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, इसको, इस पूरे चार्ट को, इस पूरी फ्रीक्वेंसी को अगर मैंने परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसे ही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कैसे सर, मान लो जैसे इसका परसेंटेज फॉर्म निकालूं, कैसे निकालूं, जैसे कि 8 है, 8 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 28 इंटू 100। क्यों 100 क्यों किया, परसेंटेज फॉर्म में निकालना है ना, जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू ही आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ध्यान से देखो, इसमें अब वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा इसलिए मैं निकाल नहीं रहा, पर आपको बता रहा हूं कि अगर इसकी निकालनी है तो इस फ्रीक्वेंसी को मैंने टोटल से डिवाइड किया, 8 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100, यही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। व्हेन यू एक्सप्रेस frequencies into percentage form it is known as relative frequency distribution। ठीक है, अब ध्यान से देखो कंटिन्यूअस सीरीज में
डिस्क्रीट सीरीज से थोड़ा सा अलग होता है, तुम्हें याद होगा कंटिन्यूस सीरीज में हम फ्रैक्शनल वैल्यूज भी लेते हैं, हम एक रेंज के अंदर वैल्यूज लेते हैं, रेंज के अंदर। जैसे कि मान लो सर ये कह सकते हैं ना कि 10 से 15 साल के बच्चों की उम्र, अब एज क्या होती है, क्या 14 साल 11 महीने 310 दिन ऐसे करके करते हो क्या, नहीं ना, तो ये रेंज है, रेंज के अंदर आता है, ठीक है। अ कंटिन्यूअस सीरीज इज दैट सीरीज विच रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस वेरिएबल्स शोइंग अ रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सीरीज। अब ध्यान से देखना, इसके भी कई सारे तरीके हैं, पर इससे पहले ये समझो कि ये टर्म्स जो यूज हो रहे हैं क्या तुम्हें आते हैं कि नहीं आते। ध्यान से सुनना, टेलीमार्क्स तुम्हें मैंने बताया क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी को एक टेक्निक से सॉल्व करना। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सर 7, फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो क्या करूंगा 1 2 3 4 5 1 2, ये हो गया टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स को जिस तरीके से शो किया जाता है, टेलीमार्क्स आर अ सिंपल स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड टू कीप एंड काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स वन वेरिएबल हैज अपीयर्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों ऐसा किया जाता था, उसके पीछे का रीजन सुनो। बहुत सारे लोग हैं जिनके 10 मार्क्स हैं, तो अब देखो 7 लोग हैं जिनके 10 मार्क्स हैं, तो क्या करो 10 10 10 10 10 10 10। अब ऐसे लिखने में तो सारे सेम है ना, तो अब मैं इसको लिखूंगा ऐसे तो कंफ्यूज हो जाऊंगा ना, अब फिर से काउंट करना पड़ रहा है, अरे यार ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, देखो वापस काउंट करना पड़ रहा है लिखने के बाद भी। अगर मैं इसको हटा दूं और मैं पूछूं कितना है, तो आप ऑलरेडी देख के बता रहे हो 7, इसीलिए टेलीमार्क्स यूज किया जाता है। दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, एक नंबर ऑफ वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार अपीयर हो रही है, उसे क्या कहते हैं, एक सीरीज के अंदर कितनी बार वो नंबर वापस रिपीट हो रहा है, अपीयर हो रहा है वापस, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर है, ध्यान से देखना। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी कह रहा है इट मींस द नंबर ऑफ वैल्यू इन अ पर्टिकुलर क्लास। एक क्लास के अंदर कितनी वैल्यू है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसे हम क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट मींस द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास में कितनी वैल्यूज हैं उसको क्लास फ्रीक्वेंसी कहता है। चौथा पॉइंट बोल रहा है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट कैन बी वेरी सिंपल भैया, 10 से 20 साल की उम्र के बच्चे, तो ये हो गई लोअर, ये हो गई आपकी लोअर, ठीक है, और ये हो गई आपकी अपर लिमिट, ये क्या हो गई आपकी अपर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट है कि 10 साल के बच्चे, मतलब सबसे छोटी लिमिट बता रहे हो आप। 20 साल के बच्चे मतलब 10 से ज्यादा 20 होता है, तो 20 इज अपर लिमिट। तो ये जो रेंज है ना, इस रेंज को हम क्लास लिमिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्लास लिमिट्स कहते हैं। 10 से 20 साल के बच्चे, तो ये लोअर हो गया, 10 साल लोअर है, और अपर लिमिट क्या हो गई 20 हो गई, ये हमारी क्लास लिमिट्स है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट क्लास विड्थ, कि क्लास की चौड़ाई कितनी है। अब 10 से 20 के बीच में देखोगे तो क्या आएगा 10 दिखेगा आपको, हाँ या ना, तो ये क्लास की विड्थ हो गई। देखो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर ये मैंने उल्टा कर दिया, तो मैंने क्लास को दिखाया, ये क्लास भी ऐसी शो होती है। अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो मैं इस तरीके से निकालूंगा, अपर लिमिट जो बड़ी लिमिट है उसको पहले रखो, जो छोटी लिमिट है उसको बाद में रखो, ठीक है। तो उसके डिफरेंस जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, विड्थ कहते हैं, चौड़ाई। देखते हैं कितने साल का डिफरेंस बोल रहे हो आप, 10 साल का डिफरेंस कह रहे हो। क्लास मिड पॉइंट, सर ये क्लास मिड पॉइंट क्या है, सिंपल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। कितना आएगा बेटा, 5 आ जाएगा मिड पॉइंट, ठीक है। अब इस रेंज के अंदर 5 कब आएगा, आपको 525 दिखने वाला है, ठीक है। द क्लास मिड पॉइंट इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास, इट लाइज halfway between the lower class limit and upper class limit, इट रिप्रेजेंट्स दी क्लास, ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 25 जो होगा ना वो इसका मिड वैल्यू होगा। क्लियर है, क्योंकि देखो ना आपका ये 20 से लेके पीछे जाना, सॉरी 25 नहीं 15 होगा, आई एम सो सॉरी, क्योंकि हम 20 से 10 के बीच में देख रहे हैं, मतलब 10 से 20, मैंने गलती से 20 से 30 सोच लिया इसलिए 25 बोला, जबकि वो कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। 15 इज द मिड वैल्यू, क्या होगा 15 इज द मिड वैल्यू, ठीक है बेटा। चलो जी अब आगे देखते हैं, क्लास विद मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेटा। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेटा क्या बोल रहा है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो मैक्सिमम डेटा क्या बोल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कह रहा है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि पूरी हमने क्लास देख ली, पूरा सब चीजें देख लिया, अब जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रही है, जैसे कि तो मैं किसी एग्जांपल ले आता हूं, अब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है, तो ये क्या हो गया, ये हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है,
ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये होगा। इसी का लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा दिख रहा है? 4, तो ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, क्लास विद मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेटा वो 9 वाला जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, 4 वाला जो होगा ना वो लोएस्ट आपकी फ्रीक्वेंसी वाला है। अरे मूव तो हो जा बेटा, मूव, अरे मूव क्यों नहीं हो रहा भाई? यहां हाँ देखो, क्लास विथ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो आ रहा है, मतलब जिसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, क्या है बेटा? जिसमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो कि 4 वाली क्लास थी, उसे हम कहते हैं मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेटा। क्लियर? चलो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम्हें मैंने बताया, अगर तुम फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस कर दोगे उसे क्या कहोगे? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहोगे। हाँ या ना? तुम्हें मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सारे टर्म्स मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूं, ध्यान से इसके स्क्रीनशॉट लेते जाओ, पढ़ते जाओ। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज है, अलग अलग प्रकार की कंटिन्यूअस सीरीज होती हैं, कैसी होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर समझाता हूं। चलो बेटा जी चालू करें। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देख लो। एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज और मिड वैल्यू सीरीज। हर एक को मैंने चार्ट में बनाया हुआ है, तो डरने की बात नहीं है, इजीली समझ आएगा। सबसे पहले चलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर। ध्यान से देखो, यहां पर जो अपर लिमिट होती है ना पहली क्लास की, वही दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाती है। कैसे? अ क्लासेस ऑफ द टाइप 10, 20, 20, 30, 30, 40। अब देखो, एक क्लास में बड़ा लिमिट कौन सा है, अपर लिमिट कौन सा है? 20। वही दूसरे क्लास का लोअर लिमिट भी है। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। समझ आया? अब देखो 10 से 20 मार्क्स के बीच कितने लोगों के मार्क आए? 6 लोगों के। अब आपको लग रहा होगा सर जिसके 20 मार्क्स आए होंगे वो कहां पे आएगा? इधर पे आएगा कि इधर आएगा? बेटा वो इसमें नहीं आता, इसमें आता है। जिस भी अपर लिमिट, एक क्लास की जो अपर लिमिट है एक्सक्लूसिव सीरीज में, अगर उतने ही किसी के मार्क्स आए हों तो वो उसके अंदर नहीं, दूसरे की जगह पर दूसरी जो नेक्स्ट जहां पे उसकी लोअर लिमिट है वहां पर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, देखो अ स्टूडेंट हुज मार्क इज 20 वुड बी इंक्लूडेड इन 20, 30। जिसके 20 मार्क्स है ना वो यहां पर आएगा, यहां पर नहीं। 19 मार्क्स वाला यहां आएगा, 18 मार्क्स वाला यहां आएगा, इनफैक्ट 10 मार्क्स वाला भी इधर आएगा, लेकिन 20 वाला यहां नहीं, यहां पर आएगा। इसे हम एक्सक्लूसिव कहते हैं, एक्सक्लूड कर देता है अपर लिमिट को यहां पर। ठीक है, समझ आया? चलो जी, नेक्स्ट आते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ना यहां पर, दोनों क्लास इंटरवल्स में वो अपनी अपनी ही इंटरवल या अपनी क्लास में आते हैं, इंक्लूड होते हैं। जैसे कि देखो यहां पे डिफरेंस है, जनरली एक का डिफरेंस होता है। देखो 10 से 19, 20 से 29। अब देखो ना दोनों चेंज हो गए हैं। अब आपको पता है कि अगर 19 की बात करूंगा तो इसी में आएगा, 29 की बात करूंगा तो वो इसी में आएगा, 39 की बात करूंगा तो इसी में आएगा, और 49 की करूंगा तो इसी में आएगा, क्योंकि दोनों सेम नहीं है ना, अलग अलग है। तो इसीलिए यहां पर ये क्या कहा गया कि जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है दूसरे क्लास का, उसमें सिर्फ एक का जनरली डिफरेंस देखने को मिलता है। द सीरीज in which both lower and upper limit of a class are included in the interval itself। कि लोअर लिमिट हो भले ही अपर लिमिट हो, दोनों ही इसी क्लास के अंदर इंक्लूड होंगे, इसी के अंदर आएंगे, वो कहीं और नहीं आते। इट्स कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 10, 19, 20, 29, 30, 39। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पे ना ओवरलैपिंग अवॉइड होती है। क्या होती है बेटा? यहां पे ओवरलैपिंग अवॉइड हो जाती है, ओवरलैपिंग नहीं होती। जैसे 20 था ना पिछले वाले में, यहां पे ओवरलैपिंग नहीं होगी। यहां पे देखो, इन द गिवन एग्जाम्पल अ स्टूडेंट गेटिंग 29 मार्क्स, अगर किसी के 29 मार्क्स आए हैं तो कौन सी चीज में इंक्लूड होगा? 20 से 29 वाली में, मतलब इस वाली में इंक्लूड होगा वो। ठीक है, अगर किसी के 39 आए हैं तो वो 30 to 39 वाली सीरीज में ही इंक्लूड होगा। समझ आया? क्लियर है? अब दोनों के बीच में फटाक से डिफरेंस देख लो। यहां पर देखो, इसमें देखोगे तो बेटा द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज काउंटेड इन द नेक्स्ट इमीडिएट क्लास। कि अपर क्लास जो है, जो अपर लिमिट है क्लास इंटरवल की, वो दूसरे में इमीडिएट नेक्स्ट में इंक्लूड करी जाती है। देखो यहां देखो 20 और 20 दिख रहा है, हाँ या ना?
तो क्या बोला इसने, द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज काउंटेड इन द नेक्स्ट इमीडिएट क्लास। वही चीज नेक्स्ट इमीडिएट क्लास में काउंट करी जाती है। बोथ द लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल इज काउंटेड इन द सेम क्लास, कि वो सेम क्लास में किया जाता है। मतलब जैसे मान लो 20 है तो 20 को हम जिसमें लोअर लिमिट होगी उसी में काउंट करेंगे। यहां तो अलग अलग है, 19 अलग 20 अलग, तो 19 अपर क्लास में यूज होगा, पहली वाली क्लास में होगा, ये वाला दूसरे क्लास इंटरवल में होगा। क्लियर है? चलो जी, अब ध्यान से देखो, द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल आर सेम। 20 अपर क्लास थी पिछले वाली क्लास की, यहां पे लोअर लिमिट किसकी है, नई बाद वाली क्लास की, वो दोनों सेम है। यहां पर दोनों अलग होती हैं। ये देखो 19 और 20 अलग अलग हैं। यहां पर देखो 20 और 20 ये सेम है, ठीक है। 20 यहां पर इंक्लूड नहीं होगा, यहां होगा। मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये वाली बात इन्होंने यहां पर कर दी। अब देखो, देयर इज नो नीड ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मेथड ऑफ प्रायर टू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए आपको उसको इंक्लूसिव में बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए कि ओवरलैपिंग ना हो जाए, क्या कर सकते हो, इट इज नेसेसरी टू चेंज इट इनटू एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड में आपको इसको चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बहुत सिंपल है बेटा। देखो, जहां पर आपको फर्स्ट क्लास में आपको जिसमें लोअर लिमिट ना पता हो और लास्ट क्लास में जिसकी अपर लिमिट ना पता हो, उसे हम ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब पहली क्लास में बिलो 20 बोला, कितना बिलो, कितना बिलो, 5 बिलो, 10 बिलो, 20 बिलो, 15 बिलो, कितना बिलो हमें नहीं पता। तो फर्स्ट क्लास का जब आपको ना दिया गया हो लोअर लिमिट और लास्ट क्लास का अबव अपर लिमिट ना दिया गया हो, तो आप उसको ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो। 50 से कितना ऊपर, 50 से 70, 50 से 75, 50 से 100, 50 से 1000, कितना, उसको क्या कहते हैं बेटा, हम ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, कौन सी बेटा, लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास की, एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, ये देखो लोअर लिमिट ये रही, अपर ये रही, अपर और ये रहा लोअर, ठीक है, ये लोअर आर नॉट गिवन, अगर नहीं दिया हुआ है उसको हम ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा एड ऑन करते जाते हो। कैन बी इन 2 डिफरेंट सीरीज, लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज। देखो, इन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंटेड इन अ क्यूमुलेटिव फॉर्म, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्यूमुलेटिव फॉर्म में मतलब या तो घटते हुए देखोगे तुम फ्रीक्वेंसी को, या तो एड ऑन होते हुए देखोगे। कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहला लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या देखने को मिलेगा, इन अ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल्स आर एडेड सक्सेसिवली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब पहले वाले में दूसरा वाला ऐड होगा, फिर इन दोनों में फिर तीसरा ऐड होगा, फिर इनमें और ऐड होगा, और ऐड होगा, और ऐड होगा। मतलब नीचे जाते जाओगे एडिशन बढ़ता जाएगा। 10 से कम मार्क्स वाले कितने लोग थे, 2, ठीक है। 20 से कम मार्क्स वाले कितने थे, ये भी तो ऐड होंगे ना। जिनके 4 नंबर आए होंगे और जिनके 5 नंबर आए होंगे वो 2 लोग हैं। 10 से कम नंबर वाले कितने लोग हैं, 2 लोग। लेकिन जिनके 20 से कम आए होंगे उसमें 4 और 5 वाले भी तो होंगे ना, इसीलिए एड ऑन हो जाता है। देखो, मान लो फॉर एन एग्जांपल किसी के 5 मार्क्स हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 11 हैं, किसी के 13 हैं, ठीक है, किसी के 15 हैं, सॉरी किसी के 25 हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला लेस देन 10 कितना है, कितने लोग हैं, तो मैं बोलूंगा 2। लेकिन लेस देन 20, 20 मार्क्स से कम कितने लोगों क्या है, 1 2 3 4, 4 लोगों क्या है। 30 से कम कितने लोगों क्या है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। सबको ऐड कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, सेम तरीके से यहां पे किया जाता है। देखो, लेस देन 10 10 लोगों के, लेस देन 20 10 + 5 कितना हो गया, 7। लेस देन 30 30 से कम कितने लोगों के मार्क्स हैं, 2 + 5 + 10 = 7 एंड सो ऑन। ये बढ़ता जाएगा ऐसे, ये धीरे धीरे ऐड ऑन होता जाता है। सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाओगे नीचे बढ़ते बढ़ते। मोर देन इसका उल्टा होता है। क्या होता है, मोर देन इसका टोटली उल्टा होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज obtained by finding the cumulative total frequency starting from the highest value of variable to the lowest value of variable। आप जब नीचे जाते जाओगे ना तो यहां पर क्या होता जाएगा, चीजें कम होती जाएंगी। कैसे,
कितने लोगों के 0 से ज्यादा मार्क्स आए? 50 लोगों के 0 से ज्यादा मार्क्स आए। कितने लोगों के? 50 लोगों के। अब मान लो किसी के 5 मार्क्स हैं, किसी के मान लो, देखो किसी के मान लो 45 मार्क्स हैं, ठीक है, किसी के मान लो सॉरी चलो छोड़ो 5 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 15 हैं, ठीक है, किसी के 30 हैं। अब तुम ये देखो, जितना मैंने बोला कि 0 से आगे कितने लोग हैं, ये देखो 4 लोग हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा 10 से आगे कितने लोग हैं, सिर्फ 2 हैं, सिर्फ 2 हैं। कितने लोग? सिर्फ 2, मतलब ये कम हो गए, 4 से 2 पे आ गए, ठीक है। कितने लोग 20 से ज्यादा हैं, तो मैं बोलूंगा सिर्फ 1, सिर्फ 1। 2 से 1 पे आ गए तो कम होता नजर आ रहा है ना। सेम वे यहां पे क्या होगा, मार्क्स के अंदर देखो मोर देन जीरो कितने लोग हैं? 50 है। 2 5 10 12 17 4, ठीक है। जैसे ही मोर देन 10 हुआ तो कितने लोग कम हो गए? 2 लोग कम हो गए, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2 थी, ठीक है, समझ आया। अब देखो मोर देन 10 मतलब 10 से ज्यादा मार्क्स कितने लोगों के थे? 48 के थे। अब बोला मोर देन 20 कितने लोगों के हैं? 20 से ज्यादा मार्क्स कितने लोगों के है? 47, मतलब पिछला वाला अपना कुछ और नंबर्स कम हो गए। ऐसे कम करते 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 आपको समझ आएगा लेस देन मोर देन सीरीज, ये मोर देन सीरीज है, ठीक है। कितने ज्यादा लोगों के मार्क्स इससे ऊपर हैं, तो ऐसे धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी जो है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने लग जाती है। लेस देन में आपका ऐड होती है, बढ़ती जाती है, मोर देन में कम होती जाती है। समझ आया? इसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब आ जाओ इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल सीरीज, क्लास इंटरवल सीरीज। अब ये देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। इक्वल क्लास इंटरवल क्या है? 10 से 20 कितना है? 10 का डिफरेंस। 20 से 30 कितना है? 10 का डिफरेंस। 30 से 40 कितना है? 10 का डिफरेंस। 40 से 50 कितना है? 10 का डिफरेंस। तो सारे क्लास इंटरवल्स में डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 का। इसे कहते हैं इक्वल। इक्वल व्हेन द क्लासेस इन द सीरीज आर ऑफ सेम इंटरवल, इट इज नोन एज इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। क्या है? इक्वल दिख रहा है ना गैप सब में, इसको इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज कहते हैं, ठीक है। अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज क्या है? ध्यान से देखो, 10 से 20, 20 से 40, इसमें क्या 10 का डिफरेंस था, इसमें कितना है? 20 का, इसमें कितना है? 30 का, इसमें कितना है? इसमें फिर 10 का हो गया, इसमें कितना है? 30 का। तो ये क्या है? 10 20 30 10 20 कितना हो गया? 30 हो गया, सॉरी, है ना। ये क्या दिख रहा है तुमको? अनइक्वल है। क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल। व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर नॉट इक्वल, इट इज कॉल्ड अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। क्लियर है? समझ आया? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मिड वैल्यू सीरीज। सर ये क्या है मिड वैल्यू सीरीज? फटाक से बता दो। चलो ठीक है, देखो ध्यान से। मिड वैल्यू सीरीज का मतलब है कि हमें क्लास इंटरवल नहीं दिया गया है, हमें उसकी मिड वैल्यू दी गई है, ठीक है। जैसे कि अभी तक अपन को ये पता था ना, 10 से 20 ये क्लास इंटरवल था, अभी हमको दिया गया होगा इसका मिड वैल्यू मतलब 15। अब हमें क्लास निकालनी है कि कितना रेंज है इसका, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे निकलती है, ध्यान से देखो। मिड वैल्यू और मिड पॉइंट इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। व्हेन सच मिड वैल्यूज आर गिवन, इट इज कॉल्ड मिड वैल्यू सीरीज। कैसे निकालते हैं? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू मिड वैल्यूज। दो मिड वैल्यू का डिफरेंस निकालो। देखो क्या बोला है, दो मिड वैल्यू कि ये और ये, इन दोनों के बीच में एक क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, 5 और 15 दो मिड वैल्यूज हैं, इनके बीच का डिफरेंस निकालो। कितना होगा? इनके बीच का डिफरेंस इज 10, है ना। नाउ क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, then half of the difference is subtracted and added to each mid value to find the lower and upper limit respectively of the class interval। क्या बोला है कि जो डिफरेंस है उसको हाफ कर दो। देखो इसको हाफ कर दिया, 2 से कितना आया? 5। अब क्या करूं इसको मैं? 5 को क्या करूं? क्या बोल रहा है कि इसको कम करो, जो मिड वैल्यू है उससे उसको सब्ट्रैक्ट करो और उसी में ऐड करो, तो आपको उसकी रेंज मिल जाएगी। कैसे? 5 है, ये मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू में से मैं 5 को हटा दूं, क्या आएगा? 0। और मिड वैल्यू में ही 5 को मैं ऐड कर दूंगा, क्या आ जाएगा? 10। तो मुझे इंटरवल मिल गया 0 to 10। क्या मिल गया? 0 to 10। क्या मिल गई क्लास मुझे? 0 to 10। क्या मिल गया बेटा मुझे क्लास? 0 to 10। ये देखो 0 to 10। क्लियर है? समझ आया? हाँ या ना? ये ऐसे क्लास निकाली जाती है मिड वैल्यू सीरीज में। ध्यान से देखो, मिड वैल्यू दी गई थी 5 से 15, 5 15 25 35 45। अब इसका मैंने डिफरेंस निकाला, 10 आ गया। 10 के वजह से मैंने उसको डिवाइड किया किससे? 2 से, कितना आया? 5। अब 5 में मैंने -5 किया तो आया 0, +5 किया 10, कितना आया? 0 to 10। यहां देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना आया होगा भैया? 10 का आया होगा। तो 15 में -5 किया, आया 10,
ठीक है, ये 10 आया देखो, और 15 में प्लस 5 किया कितना आया 20, तो कितना हो गया 10 से 15 की सीरीज हो गई। इसे हम कहते हैं मिड वैल्यू सीरीज। क्या कहते हैं बेटा? मिड वैल्यू सीरीज। क्लियर है आप लोगों को, समझ आया? चलो जी, अब फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा जी, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब देखो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। जब आप डेटा को क्लासिफाई करो दो वेरिएबल्स के बेसिस पे, उसे हम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सर दो वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? मान लो कि आपने हाइट और वेट को कंपेयर करने के लिए ले लिया, या आपने देख लिया कि मार्क्स कितने आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच में, उसको कंपेयर करने के लिए ले लिया। इसी को कहते हैं बाइवेरिएट। जब दो वेरिएबल हो तो उसे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसको दूसरे नाम में क्या कहा जाता है बेटा? टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट में फर्क क्या है? ध्यान से देखो, यूनिवेरिएट सिंपल जहां पे एक वेरिएबल हो, बाइवेरिएट जहां पे दो वेरिएबल हो। When the data is classified on the basis of single variable is univariate. When the data is classified on the basis of two variable is known as bivariate. अब यहां देखो, यहां पे डिस्क्राइब कर रहा है पर्टिकुलर वेरिएबल को, यहां पे डिस्क्राइब कर रहा है एक रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिलेशनशिप क्या हो सकता है? हाइट और वेट। मार्क्स हो सकते हैं दो सब्जेक्ट के अंदर, हाँ या ना? ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? इसको कहते हैं वन वे फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं टू वे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इधर देखो एग्जांपल क्या है, सिर्फ बच्चों की अगर हाइट ले लो आप तो वो सिंगल हो गया, मतलब यूनिवेरिएट हो गया। अगर हाइट और वेट साथ में ले लिया, क्या हो गया? बाइवेरिएट हो गया। क्लियर? इसका एक लास्ट एग्जांपल देख लो, ये लास्ट पार्ट है और चैप्टर खत्म और अपना वीडियो भी खत्म। ध्यान से देखो, मार्क्स इन अकाउंट्स, अकाउंट्स के मार्क आपने यहां लिखे हुए 25, 26, 27, 28। ठीक है, और यहां पे लिया हुआ है इकोनॉमिक्स के मार्क्स 19, 20, 21, 22। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, अगर 25 मार्क्स देखो तो कैसे आ रहा है? देखो 1 और 2, 2 इधर दिख गए देखो। ठीक है, इकोनॉमिक्स देखो तो 19 देखो, 1 2 3, 3 लोग दिख रहे हैं, ये देखो यहां हो गया। यहां पे देखो इस प्रकार आपको यहां पर दिख सकता है 1 2 3 4, ये देखो 2 लोग हैं ना यहां पे, 1 और 2 3, ये 4, तो इधर 4 आ गया। इधर देखो 1 2 फिर 3 4 5 6, तो आ गया 6। ठीक है, 1 2 3, ये आ गया 3। यहां देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4, इधर आ गया 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6, और आ गया 1 2, ये आ गया 2। ये टोटल आपको दोनों साइड से क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। ये होता है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? चैप्टर इज ओवर। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा भी खत्म हो चुका है, और उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। अपना खूब ख्याल रखें, खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, और फुल में से फुल नंबर लाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी साथ मिलके है। इस वीडियो को ढेर सारे लोगों तक शेयर करो, जिससे कि ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंचे जिसे स्टैटिस्टिक्स में डर लगता है। कमेंट्स में स्पैम कर दो स्टैटिस्टिक्स को, और सब लोगों को प्यार दिखाओ कि भैया कितना जोरदार सब्जेक्ट हो सकता है अगर इस तरीके से पढ़ा जाए तो। ठीक है जी बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन।